अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल विल बी डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज जो है वो हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारा ये एलिमेंट्स चल रहे हैं, हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो स्टडी कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टडी करेंगे और ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं हमने इस टॉपिक को दो जो है लेक्चर्स में डिवाइड किया है। ये फर्स्ट पार्ट है और नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो इसके बाद डिलीवर किया जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास पी जो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें हमें पता है वो एलिमेंट्स आएंगे जिनकी कॉन्फ़िगरेशन पी पे एंड होती है और वो ऑलमोस्ट जो है 13 से जो हैं या 3 से कह लें स्टार्ट होते हैं और हमारे पास एंड होते हैं लास्ट नोबल गैसेस तक। हाँ, नोबल गैसेस में एक गैस है हीलियम जो है इस ब्लॉक से बिलोंग करती है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप 3 में जो आ रहा है वो हमारे पास आ रही है बोरोन फैमिली। ठीक है, ये हमारे पास जो ग्रुप है बोरोन का, बोरोन वाला ग्रुप जो है वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बोरोन आ रहा है इसमें। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, इनकी कन्फिग्रेशन होती है NS2NP1। हमें पता है जितना ग्रुप नंबर होता है उतने ही वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे NS2NP1 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में और ये 13 ग्रुप है। और चूंकि कन्फिग्रेशन P पे एंड हो रही है तो P ब्लॉक एलिमेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट है कुछ ट्रेंड्स हैं कि मूविंग डाउन, जैसे ही ग्रुप में हम जो है टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो हमें पता है साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं। साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, मोलिकुलर मैस इंक्रीज़ हो रहा है तो डेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी और आयोनिक करेक्टर भी इंक्रीज़ होता है क्योंकि डाउन दी ग्रुप अगर हम देखें तो मेटालिक करेक्टर यानी इलेक्ट्रॉन लूज़ करना, आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी होती जाती है ना, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना ईजी हो जाता है और जो है वो इलेक्ट्रॉन ईजीली लूज़ करता है एलिमेंट। एज अ रिजल्ट जब एक लूज करेगा केटाइन बनेगा, दूसरा गेन कर लेगा वो इलेक्ट्रॉन एनाइन बनेगा तो आयनिक करेक्टर आ जाएगा। तो डाउन द ग्रुप आयनिक करेक्टर भी इंक्रीज करता है। डिक्रीज इन पोलैरिटी ऑफ M+3 M+3 यही इसको कहा गया है इनके एलिमेंट्स को। चूँकि इनमें लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके अलावा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी होती हैं, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। +3 के अलावा और कौन सी शो करते हैं। ठीक है, तो डिक्रीज इन पोलैरिटी इन एलिमेंट्स की जो है डाउन दी ग्रुप होती है। पोलैरिटी हमें पता है क्या है, पोल्स का क्रिएट होना और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे है कि अगर हम देखें कोई ज़्यादा एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, इसका मतलब है कि उसकी टेंडेंसी अट्रैक्ट करने की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा है, मतलब वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पोल क्रिएट कर लेगा। बट हमें पता है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो जो पोल्स में कन्वर्ट होने की है एबिलिटी आप कह लें वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से पोलैरिटी क्या है, डिक्रीज हो जाती है। ओनली बी इज अ नॉन मेटल वाइल रेस्ट और मेटल्स मेटालिक करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। और इसमें अगर देखें बोरॉन फैमिली में सिर्फ बोरॉन नॉन मेटल होता है, डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है। मैंने यहाँ पे भी आपको ये बात बताई है क्यों होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी होता है, थोड़ी एनर्जी दो तो रिमूव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, यही तो मेटालिक करेक्टर है, रिमूवल इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन लूज करना, ये मेटालिक है करेक्टर जो है, हम कहते हैं कि ये मेटालिक करेक्टर है। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी होता है, मेटालिक करेक्टर बढ़ता जाता है तो बोरॉन नॉन मेटल होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। Boron has very high melting point due to joint covalent polymer. Gallium has low melting point, consist of Ga2 molecule. अब यहाँ पर है कि जो बोरॉन है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। हमें पता है डाउन दी ग्रुप मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज कह रही हूँ, डिक्रीज करते हैं। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो हेलोजन फैमिली है जो उसमें एक्सेप्शन आ जाती है, उसमें डाउन दी ग्रुप इंक्रीज करता है तो उसको एक स्पेशल केस है। बट नॉर्मल ट्रेंड में जो है इस ग्रुप में हम कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं डाउन दी ग्रुप डिक्रीज करेंगे तो बोरॉन का सबसे ज़्यादा होगा, डाउन दी ग्रुप मूव करते जाएंगे तो कम होता जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट तो थेलियम आता है बट सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे
गैलियम का होता है, ये आपने याद रखना है। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है। गैलियम का इसलिए होता है क्योंकि उसके स्ट्रक्चर की वजह से होता है। उसका स्ट्रक्चर जो होता है इस तरह का होता है, कोई वेल सेटल नहीं है, और अनयूजुअल सा स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से जैसे हम कहते हैं कि ना एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और एक अमोर्फस सॉलिड है। अमोर्फस में पार्टिकल्स इतने ज़्यादा नहीं अरेंज, हम उसको कह देते हैं कि ये एक जो है लिक्विड की टाइप हम उसको कह देते हैं, बट लिक्विड नहीं कहते, ये कहते हैं कि सुपर कूल्ड लिक्विड है। तो इसी तरीके से ये अनयूजुअल सा एक स्ट्रक्चर होता है, बट लिक्विड भी नहीं होता। तो फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट जल्दी से मेल्ट ही हो जाएगा, ज़ाहिरी बात है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जल्दी से मेल्ट हो जाता है। तो और भी इसमें एक्सेप्शंस की रीज़न है, वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बोरॉन इज नॉट अबंडेंट। अब इसकी अगर हम अक्रेंस की बात कर लें तो बहुत ज़्यादा अबंडेंट, बहुत ज़्यादा पाया नहीं जाता, ट्रेसेस ही पाए जाते हैं सॉइल में। एंड इसेंशियल इन स्मॉल अमाउंट्स फॉर ग्रोथ ऑफ मेनी प्लांट्स, बहुत से प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। बोरॉन फॉर्म मोलिकुलर एडिशन कंपाउंड एंड डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद सल्फेट, नाइट्रेट और अनदर एनाइंस बिकॉज बोरॉन डज नॉट फॉर्म स्टेबल केटाइन। वही ना, आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा क्योंकि इसमें जो है वो मेटालिक कैरेक्टर नहीं है, ये नॉन मेटल है, तो ये कोवेलेंट की तरफ जाएगा। ये किसी के साथ भी आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा क्योंकि इसका केटाइन स्टेबल नहीं है। स्टेबल होगा तो वही एनायन के साथ, ये सल्फेट, नाइट्रेट, ये एनाइंस है ना, एनायन के साथ रिएक्ट करके एक आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन होगी। बट जब वो स्टेबल ही नहीं है, उसमें जो है वो मेटालिक करेक्टर ही नहीं है, तो वो आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बोरॉन इज ऑलवेज कंबाइंड विद ऑक्सीजन यूजुअली एज ऑक्सीबोरेट, आयन फॉर्मेशन कर देता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके और साल्ट बना देता है। अब बोरॉन के अगर हम देखें तो कुछ जो है बोरेक्स और टिंकल यहाँ पे दिए गए हैं। बोरेक्स या टिंकल, इसका फार्मूला ये है, कोलमनाइट इसका फार्मूला ये है Ca2B6 और 11.5H2 और दो बोरिक एसिड ये कॉमन है H3BO3। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम की भी कुछ बताए गए हैं। एल्यूमिनियम की है बॉक्साइट Al2O3.2H2O, कोरंडम Al2O3। इसके अलावा हमारे पास है जो मिनरल्स हैं एल्यूमिनियम के, उसमें आ जाता है फेल्सपार आ जाता है, ये फेल्ड्सपार है, यहाँ पे डी भी आएगा, फेल्ड्सपार है। और इसमें हमारे पास आ जाता है KLSI3O8, और इसी तरीके से ये कुछ और हैं मिनरल्स जो एल्यूमिनियम के हैं, ये आपने याद करने हैं इनके फार्मूलाज और इनके नेम। क्रायोलाइट है, काओलिन है, ये सारे एल्यूमिनाइट है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरॉन फैमिली। अब इस जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें क्या क्या आ सकता है। अब एल्यूमिनियम अगर हम देखें, बोरॉन से स्टार्ट हो रहा है, हम सेकंड मेंबर एल्यूमिनियम देखें तो ये जो है इसकी प्रॉपर्टी में कि एल्यूमिनियम मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, और मोस्ट अबंडेंट में ये थर्ड नंबर पे है, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट। पहले कौन से हैं? दो, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, ये अबंडेंट है। आफ्टर दैट जो है वो एल्यूमिनियम थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, अकर्स मोस्टली एल्यूमिनो सिलिकेट्स की फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट है गैलियम, इंडियम एंड थेरियम आर रेयर। ये जो है ये इतने ज़्यादा अबंडेंट नहीं है, रेयर हैं, और मोस्टली जो है जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें बाय प्रोडक्ट के रिजल्ट में हमारे पास आते हैं। इसके अलावा फिर से अगर हम ट्रेंड को स्टडी करें एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई को, तो हमें पता है लोअर वैल्यू देन दैट ऑफ द टू ग्रुप एलिमेंट्स। ऑब्वियसली एटॉमिक वैल्यू जो है, एटॉमिक साइज जो है वो पीरियड वाइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये अगला ग्रुप है, 3 ग्रुप है ना 2 से, तो इसका ऑब्वियसली लो होगा एज कम्पेयर टू ग्रुप 2 एलिमेंट्स। नेक्स्ट है मूविंग डाउन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इंक्रीजेस। जैसे ही हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो साइज बढ़ता है, आयनिक रेडियाई भी बढ़ता है, इंक्रीज होता है। इस ग्रुप की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इंक्रीज होता है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाती है फिर से गैलियम की। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे इस ग्रुप में बहुत एक्सेप्शंस आती हैं, और उसकी मेजर रीज़न जो उसके पीछे है वो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है। व्हाट इज़ पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट? स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी शील्डिंग इफेक्ट। हमें पता है शील्डिंग इफेक्ट क्या है, कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे पास आउटर मोस्ट शेल है और दरमियान में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट शेल की अट्रैक्शन कम कर दें, ठीक है। ये हमारे पास होता है शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है कि यहाँ पे ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, ये न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट शेल की अट्रैक्शन को अच्छे तरीके से, जो इनका काम है कम करना अट्रैक्शन को, वो काम सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, पुअर शील्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई जब वो अपना काम अच्छे से नहीं परफॉर्म करेंगे
तो काम परफॉर्म करने ना करने की वजह से साइज पे असर पड़ेगा। यानी अगर वो अपना जो भी उनको वर्क असाइन किया गया है, यानी न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट शेल की इंटरेक्शन को कम करना, यही उनका काम है। अब उन्होंने ये इंटरेक्शन को कम नहीं किया। अगर वो इंटरेक्शन को कम करते तो क्या होता, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में इंटरेक्शन कम होती तो साइज थोड़ा सा बढ़ जाता, बट उन्होंने इंटरेक्शन को कम नहीं किया तो साइज जो है वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर देगा। लाइक यहाँ पे देखें, बोरॉन है तो बाद में एल्यूमिनियम आना था, बाद में गैलियम, इंडियम, थेलियम आना था, बट यहाँ पे गैलियम पहले आ गया है क्योंकि गैलियम का साइज जो है वो छोटा है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनिंग सही नहीं हुई। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल की इंटरेक्शन को इनर इलेक्ट्रॉन्स ने कम नहीं किया, मतलब न्यूक्लियस ने मोस्ट पावरफुल वे में ही आउटर मोस्ट शेल को अट्रैक्ट किया है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट शेल है, उसने आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा ही है, दैट्स वाई साइज कम है। और अगर केटाइन मतलब साइज देखा जाए इसका, इनके केटाइंस का, तो वो एज सच ही रहेगा। बोरॉन, बाद में एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, उस पर इफेक्ट नहीं होगा। मतलब जब लूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने पे सबका जो है ट्रेंड जो है वही होगा, बट न्यूट्रल फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में जो है ट्रेंड ये होगा। और ये क्यों होगा? ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट्स अभी मैंने आपको लास्ट टाइम में भी बताया, मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट जो है कम ही होता है डाउन द ग्रुप, बट फर्स्ट डिक्रीजेज फ्रॉम बोरॉन टू गैलियम। बोरॉन से गैलियम तक डिक्रीज करेगा एंड देन इंक्रीजेज, बट आफ्टर दैट इंक्रीज करेगा। बट यहाँ पे अगर हम देखें मेल्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे बोरॉन का ज़्यादा है, बोरॉन और गैलियम का सबसे कम है। फर्स्ट डिक्रीज बोरॉन का ज़्यादा है, गैलियम का कम है, और गैलियम के बाद जो एलिमेंट्स आ रहे हैं देन इंक्रीज का क्या मतलब है कि गैलियम के बाद जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इंडियम, थैलियम, उनका ज़्यादा है। यानी बोरॉन, वही कह रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट डिक्रीज, पहले डिक्रीज हो रहा है, बोरॉन का कम है, फिर गैलियम का उससे कम है, गैलियम तक डिक्रीज हो रहा है, एल्यूमिनियम का कम है, गैलियम तक डिक्रीज हो रहा है, बट फिर जो थेलियम और इंडियम है उनका कम होना चाहिए, बट उसके बाद इनका फिर से इंक्रीज हो रहा है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है, इसका भी हम रीज़न पढ़ चुके हैं कि गैलियम का सबसे कम क्यों होता है। बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम देखें तो ट्रेंड सेम है। ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट्स, उनके अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। वही ना, पॉजिटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करना, मेटालिक करेक्टर, पॉजिटिव चार्ज जो है साइन करना। तो यहाँ पे जो है पीरियड में साइज जो है वो कम होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाती है। तो इसका भी ट्रेंड अगर हम देखें तो वही है एज सच। सॉरी, एज सच नहीं है इसका ट्रेंड। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑनवर्ड्स। एल्यूमिनियम की सबसे ज़्यादा होती है, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, और उसके बाद जो है बाकी एलिमेंट्स की आती है ड्यू टू इनइफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसमें भी स्क्रीनिंग इफेक्ट की रीज़न आ जाती है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा, परफॉर्म जब प्रॉपर नहीं कर रहा तो हमारे पास जो है एल्यूमिनियम के केस में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा हो जाती है, और जिनका साइज़ डाउनवर्ड साइज़ बढ़ है ना, तो जिनका साइज़ ज़्यादा है तो उनमें क्या होना चाहिए? जिनका साइज़ ज़्यादा है उनमें थोड़ी सी एनर्जी लगा के इलेक्ट्रॉन लूज़ किया जा सकता है, तो उनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। बट एल्यूमिनियम में ज़्यादा होती है, उनमें कम होती है। कम होने की वजह यही है कि उनमें जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो इनइफेक्टिव होता है, मतलब वो अपना फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं करता प्रॉपर वे में। दैट्स वाई जो है वो हमारे पास ये ट्रेंड बन जाता है एक्सेप्शनल। अब यहाँ पे बाय डी एंड एफ ऑर्बिटल्स की भी बात की है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा जो होता है ना वो एस ऑर्बिटल रखता है। ये बात आपने याद रखनी है। फिर पी, फिर डी, फिर एफ, क्योंकि एस क्लोजेस्ट होता है, फिर पी आता है, फिर डी, तो एस का इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो इनमें डी एफ भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो है इफेक्ट फिर उसके अकॉर्डिंग होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो फिर इनअप्रोप्रिएट जो है, इनइफेक्टिव शो होता है, क्योंकि वो डी एफ जो है जब ये ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाएं तो ये इतना बेस्ट वे में इफेक्ट शो नहीं कर पाते। आयोनाइजेशन एनर्जी है, लोअर वैल्यूज़ है, और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देन वही 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ जो हैं वो
लोअर आयनाइजेशन लोअर वैल्यूज़ होंगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। देन ग्रुप 2A से आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर है, ये आपने याद रखना है। ये भी गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है एल्यूमिनियम से, इसमें भी वही रीज़न आ जाएगी चूँकि स्क्रीनिंग इफेक्ट अपना काम परफॉर्म नहीं कर रहा तो गैलियम का साइज़ छोटा होगा। जब यहाँ पे हम देख चुके हैं गैलियम का साइज़ छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, और ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम अप्लाइज टू थेलियम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। बोरॉन शोज, जैसे मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो अब यही हम देख रहे हैं कि बोरॉन की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, जबकि रेस्ट बाकी एलिमेंट्स 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स करते हैं, शो करते हैं, +1 एंड +3। अब ये रीज़न भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है, उसको हम अभी देखते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ये है कि अगर +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल बोरॉन होता है। अगर +1 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो उसमें बोरॉन लीस्ट स्टेबल होता है। इसकी रीज़न ये है कि बोरॉन जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं करता, बाकी जो है शो करते हैं, और ये इफेक्ट मैक्सिमम थेलियम में हो जाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनर्ट का क्या मतलब होता है? नॉन रिएक्टिव। पेयर का क्या मतलब है? जोड़ा, यानी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा कोई पेयर, कोई जोड़ा जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ना करे, जो एज सच रहना चाहे। अब हमने पढ़ा था कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो थी वो क्या थी? NS2 NP1। तो यहाँ पे जोड़ा कौन सा रहा? NS2 एक पेयर की फॉर्म में इनर्ट पेयर के तौर पे एक्ट करेगा, यानी वो कह लें कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो P का एक है इलेक्ट्रॉन वो लूज हो जाएगा और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ये जो इफेक्ट है जो मैंने अभी समझाया, ये बाकी एलिमेंट्स शो करते हैं लेकिन बोरॉन शो नहीं करता। वही बात है कि बाकी एलिमेंट्स में फिर दूसरे ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, d ऑर्बिटल आ जाते हैं, साइज भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, तो फिर उनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। दैट्स वाई वो +1 में भी स्टेबल है, +1 भी शो करते हैं, लेकिन बोरॉन नहीं करता। ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ये वाली एक +3 और एक +1 है ना, तो लोअर वाली कौन सी हुई? +1। तो +1 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें स्टेबिलिटी जो है वो डाउन दी ग्रुप इंक्रीज होती है। ये सबसे कम स्टेबल है और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। आगे है थेलियम का पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है इवन देन कार्बन। और इसके एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के लिए भी एफिनिटी है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि रेस्टिंग ऑफ आयरन का केस होता है, ऐसे एल्यूमिनियम भी रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ये अलग बात है कि उसका ऑक्साइड जो होता है वो जो कोटिंग होती है वो उसको प्रोटेक्ट करती है फर्दर करोजन से। नेचर ऑफ कंपाउंड्स अगर हम देखें, टेंडेंसी टू फॉर्म द आयनिक कंपाउंड, ये भी आयनिक कंपाउंड की टेंडेंसी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना ईजी हो जाता है। ये हमें पहले ही पता है ये चीज़ें। तो बोरॉन कैन ओनली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू इट्स वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ये कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, रिमूव कराना इजी नहीं है। रिएक्टिविटी की बात की जाए तो प्योर बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, के साथ रिएक्ट नहीं करता। एल्यूमिनियम, गैलियम एंड इंडियम डू नॉट रिएक्ट विद एयर, ये एयर के साथ नहीं करते, और ना ही कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बोरेक्स, और इसको हम कहते हैं सोडियम टेट्राबोरेट। अगर हम इसमें देखें कि ये है क्या, बोरेक्स है क्या? सोडियम साल्ट है ऑफ टेट्राबोरिक एसिड का, Na2B4O7.10H2 इसका फार्मूला होता है, जो कि यहाँ पे गिवन है। ओके तो ये सोडियम है, तो सोडियम साल्ट हम कह देते हैं कि टेट्राबोरिक एसिड है, नेचुरल डिपॉजिट है। इसके अलावा टिंकल इन ड्राइड लेक्स ऑफ तिब्बत एंड कैलिफोर्निया, इनमें पाए जाते हैं लेक्स में। ये प्रिपेयर कैसे होता है? बाय ट्रीटिंग अ हॉट सोल्यूशन ऑफ H3BO3 विद सोडियम कार्बोनेट। हॉट सोल्यूशन जो है इन दोनों का रिएक्शन करवाया जाए तो बोरेक्स जो है प्रिपेयर हो सकता है। इसके अलावा नाउ डेज फाइनली पाउडर्ड Ca2B6O11 इज बॉइल्ड विद Na2CO3 सोल्यूशन, सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन, यानी ये कॉलमनाइट का फार्मूला है। तो फाइनली पाउडर्ड कॉलमनाइट को जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएं, बॉईल करें, और इसमें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है बोरेक्स साथ एंड सोडियम मेटाबोरेट, इनकी ये जो है हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स आती हैं।
दो तरीके हो गए, मतलब हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। व्हेन CO2 इज ब्लोन थ्रो मदर लीकर देन बी NaBO2 इज डिकम्पोज्ड इनटू बोरेक्स। तो NaBO2 से अगर हमने बनाना हो सोडियम मेटाबोरेट से, तो भी CO2 को मदर लीकर से पास करवाते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है बोरेक्स में। इसके अलावा 3 मेथड होगी। इसके अलावा आल्सो ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग टिंकल विद वाटर। टिंकल यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये वही फार्मूला लिखा हुआ है बोरेक्स का। बेसिकली ये एक क्रूड मटेरियल है, जैसे कहते हैं ना खाम, तो उस टिंकल बोरेक्स ही है, क्रूड उसका फॉर्म है। बाद में इसको अगर ट्रीट करवाया जाए वाटर के साथ तो हमारे पास बोरेक्स आ जाता है। इट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर बट इज मोर सोल्यूबल इन हॉट वाटर। इसका मतलब वही कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रही है। एक्वस सोल्यूशन इज अल्कलाइन ड्यू टू हाइड्रोलिसिस इनटू NaOH एंड H3BO3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर लेट्स सपोज हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं बोरेक्स की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है, रिएक्शन होके ब्रेक डाउन होता है बोरेक्स किस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में और बोरिक एसिड में। बोरिक एसिड एक वीक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये डोमिनेट कर जाती है और सोल्यूशन अल्कलाइन बन जाता है। यूँ किसी भी साल्ट की फिर हाइड्रोलिसिस करवाएं तो सोल्यूशन एसिडिक बेसिक होता है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट साल्ट्स हैं तो इनका सोल्यूशन बेसिक होता है इस तरीके से। तो जो चीज़ डोमिनेट, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये डोमिनेट कर जाएगी तो यहाँ पे इसका जो है सोल्यूशन वो क्या हो जाएगा, अल्कलाइन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है बोरेक्स बीट टेस्ट। ये क्या है, व्हेन हीटेड, जब हीट किया जाए तो हमारे पास क्या होता है, बोरेक्स जो है हमने पढ़ा उसको हीट करने से बोरेक्स का हमने क्या पढ़ा, फार्मूला क्या था, Na2B4O7.10H2O। तो वो वाटर लूज कर देता है एंड स्वेल्स अप हो जाता है टू वाइट पोरस मैस में, और फिर उसको फर्दर हीट करें तो वो मेल्ट हो जाता है क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लास में। एंड डिजोल्व मेटालिक ऑक्साइड्स फ्रॉम कलर्ड बीड्स, और डिजोल्व हो जाता है मेटालिक ऑक्साइड में। मेटालिक ऑक्साइड कोई भी मेटालिक ऑक्साइड है, अब ये सारा हम देखते हैं, और कलर्ड बीड्स बना देता है। अच्छा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि हीट किया तो वाटर लूज कर दिया, अब ये विदाउट वाटर हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं है। फिर अब हम इसको मजीद हीट करें, दूसरा हमने पढ़ा ना कि फर्दर हीट करेंगे, अब हम उसको मजीद हीट करें तो हमारे पास सोडियम मेटाबोरेट और साथ बोरिक एनहाइड्राइड फॉर्मेशन हो गई है। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो फ्लेम्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड रिड्यूसिंग फ्लेम। ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं कि ऊपर जो है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, जो नीचे आ जाता है डीप जो है फ्लेम वो रिड्यूसिंग फ्लेम है। फिर अब हम जो बोरिक एनहाइड्राइड है उसको हीट रिएक्शन करवा रहे हैं कॉपर के साथ, कॉपर ऑक्साइड के साथ, तो हमारे पास Cu2BO ट्वाइस बन रहा है, जिसको क्यूप्रिक मेटाबोरेट कहते हैं। अब ये कहाँ से आया, ठीक है, ये तो चूंकि हमने रिएक्शन करवाया हमारे पास बोरिक एनहाइड्राइड आ गया, बोरेक्स को हमने हीट किया, अब ये कहाँ से आया। अच्छा, अब ध्यान से समझे इसमें होता क्या है। हम एक प्लेटिनम वायर लेते हैं और उसको आगे से कॉइल उसकी बना लेते हैं, ठीक है, कॉइल बना के उसको बोरेक्स जो है उसके ऊपर लगाते हैं, उसको हीट करते हैं, ठीक है, फर्दर हीट करते हैं, बोरेक्स मेल्ट हो जाता है। अब जो वो हमारे पास है कॉइल, उसके ऊपर हम फिर टेस्टिंग साल्ट लगाते हैं जो कि उसके साथ जो है आपके स्टिक कर जाएगा, ठीक है। अब जो टेस्टिंग साल्ट है वो आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने कॉपर जो है उसके कोई कार्बोनेट्स लिए हैं एक्सेट्रा तो वो एलिमिनेट हो जाते हैं, उसका सिर्फ ऑक्साइड रह जाता है। तो यूँ हमने कॉपर लिया था, यहाँ से हमारे पास कॉपर ऑक्साइड आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कॉपर ऑक्साइड आ जाता है, जिसको फिर हम बोरिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्यूप्रिक मेटाबोरेट बन जाता है। और ये ग्रीन हॉट जो होता है ग्रीन कलर का होता है एंड कोल्ड ब्लू ग्रीन कलर का होता है। फिर रिड्यूसिंग फ्लेम में कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। तो यहाँ पे जब हम सोडियम मेटाबोरेट और जो हमारे पास क्यूप्रिक मेटाबोरेट है उसको रिएक्ट कराते हैं, कार्बन भी है साथ, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो जाती है फिर से हीट करवाने से रिड्यूसिंग फ्लेम पे। तो साथ हमारे पास बोरेक्स बनता है और साथ जो है कॉपर जो मेटल है वो हमारे पास एज सच बन जाता है, और ये मेटालिक कॉपर रेड ब्राउन होता है, और ये हमारे पास होता है बोरेक्स बीड टेस्ट। ये बीड बन गया ना, कलर्ड बीड, जी हमने कहा था कि डिजोल्व मेटालिक ऑक्साइड, फिर वो मेटालिक ऑक्साइड, ये मेटालिक ऑक्साइड इसको डिजोल्व करता है और कलर्ड बीड बनाता है, ये बीड बन गया, बोरेक्स बीड टेस्ट इसको कह दिया। बोरेक्स भी इन्वॉल्व है, बीड फॉर्मेशन हो गई है।
तो ये कुछ मेटालिक कंपाउंड्स हैं, उनके कलर बताए गए हैं कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में उनका कलर क्या होगा, रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होगा। मोस्टली ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं और ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बोरिक एसिड्स। अब बोरिक एसिड्स होते हैं 4 इंपॉर्टेंट बोरिक एसिड्स हैं और 2 बोरिक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे और स्टेबल वन है। रिमेनिंग जो है वो भी सॉलिड स्टेट में होते हैं और वो चेंज अपने आप को करते ही हैं और 2 बोरिक एसिड में इन सोल्यूशन में। सॉलिड स्टेट में स्टेबल है, सोल्यूशन में वो और 2 बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल है। और 2 बोरिक एसिड हमारे पास अभी फार्मूलाज बताए हैं। ये मेटाबोरिक एसिड है, ये टेट्राबोरिक एसिड है, ये पायरोबोरिक एसिड है और मेटा का वर्ड जो यूज होता है जिसमें सबसे कम हाइड्रोजन्स हों। ठीक है, अब हमारे पास है और 2 बोरिक एसिड और बोरिक एसिड ये वाइट क्रिस्टलाइन है, ट्राइक्लिनिक फॉर्म में होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो 40 डिग्री पे 2.6% होगा, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। 107 डिग्री सेल्सियस पे 37% हो जाएगा। कमर्शियल स्केल में देखें तो प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैल्शियम बोरेट कॉलमनाइट, इससे प्रिपेयर किया जाता है। ये हम पीछे पढ़ के आए हैं, Ca2B6O11.5H2O। इसको हम सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते थे तो हमारे पास पीछे बनता था लास्ट स्लाइड पे ये, यहाँ पे हमने इसका रिएक्शन करवाया सोडियम कार्बोनेट के साथ तो कैल्शियम कार्बोनेट बोरेक्स और सोडियम मेटाबोरेट बना। तो यहाँ पर भी इसका यूज़ है। इसके अलावा कॉलमनाइट को हम जो है अगर बॉइलिंग वाटर जो है उसमें सस्पेंड करवाएं और SO2 पास करवाएं तो ये और 2 बोरिक एसिड फॉर्मेशन भी करता है। Another is treating concentration solution of borax with concentrated sulfuric acid। दूसरा हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं कि concentrated solution borax की हो और साथ concentrated sulfuric acid से ट्रीट करवाया जाए। नो इफेक्ट ऑन मिथाइल ऑरेंज बट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन लिटमस जो इंडिकेटर है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा और ये करेक्टरिस्टिक्स होती है एसिड की। यूज एज एन एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ होता है, ऑइंटमेंट के तौर पे यूज़ होता है, मरहम, आई वॉश में, पोट्री, बर्तन वगैरह में। एज बोरेट ग्लेजेस पोसेसेस अ हायर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। पोट्री में बोरेट ग्लेजेस यानी ये जो बर्तन में जो सबसे बाहर वाली लेयर्स होती है जो होती है उसमें ये यूज़ होता है क्योंकि इसका हायर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है यानी हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा कर सकता है। तो सबसे बाहर वाली लेयर को अगर कोई चीज़ है हमने बर्तन में डाली इसको गर्म करना है तो सबसे पहले हीट बाहर वाली लेयर को रखनी है। इसका हीट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ज़्यादा है तो वहाँ पे सबसे लास्ट लेयर में यूज़ होता है। यूज इन कैंडल इंडस्ट्री फॉर स्टिफनिंग ऑफ विक्स, यही जो मोम को सख्त करना हो तो उसमें भी ये यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का रिएक्शन अगर हम एयर के साथ करवाएं तो इन मोस्ट एयर एल्यूमिनियम एक्वायर्स अ थिन कोटिंग एंड इनर्ट कोटिंग ऑफ Al2O3। ये हमें पता है, लास्ट भी टाइम भी हम बात कर चुके हैं कुछ आई थिंक 3rd 4th स्लाइड में कि ये एल्यूमिनियम जो है वो एयर के साथ रिएक्ट करके एक कोटिंग बना लेता है और ये इनर्ट होती है। इनर्ट यानी प्रोटेक्ट करती है बाद में फर्दर मेटल को कि वो करोड ना हो। बिकॉज ऑफ दिस एल्यूमिनियम शीट्स आर सेड टू बी कोरोजन फ्री और इसी की वजह से इसको कोरोजन फ्री जो है ये कोरोजन फ्री रहती है। एल्यूमिनियम पाउडर को अगर हम 800 डिग्री सेल्सियस पे देखें हीट करें, इतना टेम्परेचर दिया जाए एयर में तो ये Al2O3 और ALN फॉर्मेशन करता है। एवोल्यूशन ऑफ हीट होती है और साथ इंटेंस वाइट लाइट होती है। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और ये आगे यूज़ होती है यहाँ पे फ्लैश फोटोग्राफी में। इसी की वजह से एल्यूमिनियम यहाँ यूज़ होता है। ये भी हम देखते हैं। एल्यूमिनियम इज डिजॉल्व इन बोथ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स में भी डिजॉल्व होता है, बेसिस में भी हाइड्रोजन देता है। रिएक्ट स्लोली विद डाइल्यूट के साथ स्लोली रिएक्ट करेगा और कंसनट्रेटेड के साथ रैपिडली रिएक्ट कर जाएगा। डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो रिएक्ट करता नहीं है बट ऑक्सीडाइज्ड बाय हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड के साथ कर लेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस एलिमिनेट होगी। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता और इसी की वजह से नाइट्रिक एसिड को अगर ट्रांसपोर्ट करना हो एक जगह से दूसरी जगह तो एल्यूमिनियम कंटेनर्स यूज़ कर लिए जाते हैं क्योंकि इसने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करना। तो ये इसकी एक बेनिफिशियल भी है यूज़ जिसको हम कह सकते हैं। एल्यूमिनियम डिजॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ स्टेबल एल्यूमिनेट फॉर्मेशन के लिए इनके साथ डिजॉल्व होता है विद द एवोल्यूशन और हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होती है। साल्ट सॉल्यूशंस कोरोड एल्यूमिनियम बैडली। ओके, मेरीन वाटर लें, कोई भी साल्ट है वो एल्यूमिनियम को बहुत बैडली कोरोड करेगा
और दैट्स वाइज के अलॉयज़ जो है मेरीन यूज़ के लिए सुटेबल भी नहीं है। फ्लैश फोटोग्राफी में यूज़ होता है इसी अपनी प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि इंटेंस वाइट लाइट एमिट करता है और एयर बबल्स को रिमूव करता है मोल्टन मेटल्स में से। नेक्स्ट है हमारे पास इसके यूजेस। वेरी लाइट, बहुत लाइट वेट है, 3 टाइम्स लेस डेंस देन फेरस, मतलब आयरन से 3 गुना हल्का है। हाइट एंड साइल से स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यूज़ फॉर एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड कार्स में यूज़ होता है। एक्सीलेंट कंडक्टर है एंड हीट एक्सचेंजर है, कंडक्टर है कि पास होने देता है, हीट एक्सचेंजर भी है। हैवी केबल्स में यूज़ होता है, केबल्स अक्सर जो है वो एलुमिनियम की बनी होती हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स। रिफ्लेक्टर बहुत अच्छा है, यूज़ टू इंसुलेशन का काम देता है बिल्डिंग्स में, जैम रेडार में। इट इज़ नॉन मैग्नेटिक एंड इज थर्स यूज्ड इन नेविगेशनल इक्विपमेंट में भी यूज़ होता है क्योंकि नॉन मैग्नेटिक है। गुड रेड्यूसिंग एजेंट है, ये हमने पढ़ लिया है कि इवन गुड रेड्यूसिंग एजेंट इन कार्बन एंड यूज्ड इन केमिकल एंड स्टील इंडस्ट्रीज। नॉन टॉक्सिक है एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड एंड ब्रीविंग इक्विपमेंट एंड इन पैकेजिंग। नॉन टॉक्सिक है तो खाने पीने के शाम में भी यूज़ हो सकता है। रेडिली फॉर्म अलॉयज विद अदर मेटल्स, दूसरे मेटल्स के साथ अलॉय बनाते हैं। अलॉय क्या है? मोर देन वन मेटल का मिक्सचर, वही तो कॉपर, मैग्नीशियम, निकल, जिंक, किसी के साथ भी दूसरे मेटल के साथ कंबाइन होकर अलॉय फॉर्मेशन कर देगा। फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, विंडो फ्रेम्स, किचन फॉयल, इनकी फॉर्म में इनमें भी यूज़ होता है। यूज फॉर मेकिंग पेट्रोल एंड मिल्क स्टोरेज टैंक्स, इनके लिए टैंक्स के लिए पेट्रोल या मिल्क को स्टोरेज टैंक्स जो है इनमें यूज़ होता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है हीट को। तो अगर हर टैंक में मिल्क है या फिर पेट्रोल है तो उसको ओवर बॉइलिंग से या फिर ओवर हीट से जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। कि अगर सन है, एक समर है तो उसमें हमें पता है गर्मियों में वैसे ही बहुत हीट होती है, तो और ऊपर से बाहर वाली हीट को जो है टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेंगे ये कंटेनर्स, तो अंदर जो भी है लिक्विड वो तो बॉईल होगा, ओवर हीट हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्ट करके हीट को उन्हें ओवर हीट होने से बचाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो भी अपलोड हो जाएगा जल्द ही इंशाल्लाह। होप सो इसकी आपको अच्छे से समझ आ गई हो। फिर भी कुछ क्वेरीज, कुछ क्वेश्चंस रह गए हों तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।